वेलकम टू द लेक्चर रूम ऑफ फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। और आज के फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में एक नया एक्ट के बारे में हम सीखने वाले हैं, दैट इज नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। ओके, सो नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 इट इज ऑल्सो एब्रिविएटेड और शॉर्ट फॉर्म में इसे कहा जाता है NDPS एक्ट। ओके, नार्कोटिक से N, ड्रग से D, साइकोट्रोपिक से P और सब्सटेंस से S। ठीक है, सो नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट और NDPS एक्ट वाज पास्ड इन 1985 ओके इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो इंडियन पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया गया था, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट इन 1985। तो ये 14 नवंबर या नवंबर महीने में चालू किया गया था और इसे लागू होने तक जनरली 1986 हो गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना है ये नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस क्या है, क्यों ये एक्ट बनाया गया है, और अगर ये एक्ट बनाया गया है तो इसके कुछ फीचर्स क्या है वो हम धीरे धीरे इस क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पता चलेगा कि नार्कोटिक ड्रग्स क्या है। ठीक है, आपने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था शेड्यूल एक्स। ठीक है, तो शेड्यूल एक्स जनरली नार्कोटिक ड्रग्स के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे उस शेड्यूल एक्स में कुछ प्रॉपर एक्ट लगाया जाता है। ठीक है, तो NDPS एक्ट उसके बारे में हम जानेंगे। तो नार्कोटिक ड्रग्स आर दोज ड्रग्स जनरली दे आर फॉर्म एट हैबिट। ठीक है, एक हैबिट फॉर्मिंग ड्रग होता है जो जनरली धीरे धीरे आपके बहुत एनाल्जेसिया करता है, आपके बॉडी में बहुत अच्छी तरह से वो काम करता है, लेकिन इसके साथ साथ एक हैबिट फॉर्मेशन आ जाता है। तो ऐसे कुछ सब्सटेंस है जिसे आप बोला जाता है नार्कोटिक ड्रग्स। तो उसके अंदर आता है ओपियम, ओके, पॉपी, पॉपी के साथ साथ पॉपी सीड, पॉपी स्ट्रॉ, पॉपी के कंप्लीट स्टॉक, इसके साथ कोका दैट ऑब्टेन फ्रॉम एरोथ्रिक्सिलॉन कोका। ठीक है, कोकेन और मारिजुआना, मारिजुआना जिसके अंदर आपको कॉमन फॉर्म में गांजा, भांग, चरस, हशीश ये सारे चीजें जनरली निकलता है। तो एक तो है जो जनरली जो गांजा के पेड़ जिसे बोला जाता है उसके से रिलेटेड जो भी सब्सटेंस है वो, इसके अलावा नॉर्मल जो कोका के पेड़ से निकलता है चीजें वो, उसके साथ साथ ओपियम के पेड़ दैट इज पापावर सोमनिफेरम से जो निकलता है वो सारे चीजों को जनरली नार्कोटिक ड्रग्स के अंदर कंट्रोल किया गया है या इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये नार्कोटिक ड्रग्स जनरली एक हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होता है जो आपके दिमाग में बहुत सारे इफेक्ट तो करता है, लेकिन वो इफेक्ट के साथ साथ इतना सूदिंग इफेक्ट आता है कि आपको एक हैबिट फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो सही नहीं है, इसीलिए इसको एक एक्ट के तरह कंट्रोल किया गया है। नेक्स्ट आता है साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस इज आल्सो नोन एज साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस। ठीक है, साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस, तो ये सब्सटेंसेस क्या है कि ये जनरली आपके CNS में इफेक्ट करता है, दैट कंट्रोल्स योर द एक्टिविटी इन CNS एंड फॉर्म अ सूदिंग इफेक्ट टू द CNS। जनरली एक बहुत अच्छा फीलिंग देता है CNS में, जहां से हेलुसिनेशन, यूफोरिया ऐसे टाइप या जो नॉर्मल जो भी आपके टेंशन, हेडेक वगैरह है वो कम हो जाता है। तो ऐसे जो भी ड्रग्स जनरली ये सारे ड्रग्स और कंपाउंड ये जनरली नशे के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो साइकोफोबिया या नॉर्मल साइकोट्रोपिक और साइकोएक्टिव सब्सटेंस इसके अंदर इंक्लूड है LSD। जनरली आपने नाम बहुत सुना होगा LSD, इट इज लाइसर्जिक एसिड डायएम्फेटामिन। उसके बाद एम्फेटामिन, बार्बिचुरेट, बेंजोडाइजेपिन। एम्फेटामिन इज ए एक्टिविटी एनहांसर ड्रग। ठीक है, इसके साथ साथ कोरामाइन भी इसका दूसरा नाम है। निकेतिमाइड एक ड्रग है, इसके साथ साथ बार्बिचुरेट, बार्बिचुरेट में जनरली आपके फेनोबार्बिटल, ब्यूटाबार्बिटल, एक्सोबार्बिटल जो जनरली सीडेटिव हिप्नोटिक से काम करता है, आपके ब्रेन की एक्टिविटी को कम कर देता है। ठीक है, इसके साथ साथ बेंजोडाइजेपिन एक क्लास ऑफ ड्रग है, इसके अंदर अल्प्राजोलम, ब्रिटिजोलम, इसके बाद नॉर्मल डायजेपाम, क्लोनाजेपाम, लोराजेपाम ऐसे कुछ ड्रग है जो जनरली ब्रेन के लिए यूज किया जाता है एज ए सेडेटिव हिप्नोटिक, एज ए एंटी कॉन्वल्सेंट ड्रग, एज ए नॉर्मल और भी ब्रेन के जो भी डिसऑर्डर है वहां पे यूज किया जाता है। तो ये जो ड्रग्स है नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ये जो कुछ कंपाउंड है इसको एक प्रॉपर एक्ट के थ्रू कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट पास किया गया था 1985 में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या पहले से कोई भी रेगुलेशन नहीं था? 1985 इज नॉट फार अवे फ्रॉम करंट टाइम्स।
ठीक है। अगर देखा जाए 2020 से जनरली 35 ईयर से हो, तो 35 साल पहले ही ये एक्ट क्यों बनाया गया था? उससे पहले क्या कोई भी कंट्रोल नहीं था इस सारी चीज के ऊपर? अगर आप हिस्ट्री देखें तो जनरली कंजम्पशन ऑफ कोका, जनरली कंजम्पशन ऑफ कोकेन, नॉर्मल भांग, गांजा, इसके साथ साथ ओपियम, ये बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था सोसाइटी में, जनरली बहुत पहले से है, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी इसको प्रॉपर रेगुलेट नहीं किया गया था। इंडिपेंडेंस से पहले दो एक्ट पास किया गया था, दैट इज ओपियम एक्ट 1957, जिसको अमेंड किया गया था द ओपियम एक्ट 1857 के, ठीक है, 1857, और वो था 1878, ठीक है, 1857 एंड 1878 में जिसे अमेंड किया गया था। नेक्स्ट उससे बाद इंडिपेंडेंस से पहले और एक ड्रग्स का एक्ट निकला था, दैट इज डेंजरस ड्रग एक्ट 1930 में, ठीक है। उसके साथ साथ पॉइजनस एक्ट निकला था। तो ये सारे जो एक्ट निकला था, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी तरीके से ये जो सब्सटेंस है नाइकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, इसके कल्टीवेशन, कलेक्शन, सेल, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इसीलिए एक प्रॉपर लॉज तो था पहले से, लॉज और एक्ट दोनों अलग अलग चीजें, लॉज बनाई जा सकती है और उस लॉज को स्ट्रिक्टली लागू करने के लिए पार्लियामेंट से एक्ट रिलीज होता है और एक्ट को लागू किया जाता है, ठीक है। तो वो सारे लॉज को लागू करने के लिए 1985 में एक्ट पास करवाया गया था, ठीक है। तो ये जनरली ये था बैकग्राउंड कि जिसके बैकग्राउंड पे ये एक्ट पास करवाया गया था, क्योंकि पहले जो एक्ट था, ठीक है, उस एक्ट को वो प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं हो रहा था। आपके नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक जो सब्सटेंस है उसको उसके नॉर्मल ऑपरेशन दैट इंक्लूड्स द कलेक्शन, कल्टीवेशन, सेल, मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो उसके लिए ये एक्ट पास किया गया था। अब जैसे एक्ट पास किया गया था तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या था? टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटेड टू एनडीपीएस। एनडीपीएस दैट मींस नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। तो हर जगह पे मैंने ये जो टर्म है, चार टर्म, इसको मैंने नहीं लिखा है, इसी के जगह पे मैंने एनडीपीएस लिख दिया है, ठीक है। टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटेड टू एनडीपीएस, मतलब जो भी लॉज वगैरह था उसको एक जगह पे प्रॉपर कंसोलिडेट करने के लिए, और उसके साथ साथ ये जो लॉज वगैरह था उसको प्रॉपर तरीके से अमेंड या जो भी इंप्रूव जिसे बोला जाता है उसको करने के लिए ये एक्ट पास करवाया गया था। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोहिबिट, कंट्रोल एंड रेगुलेट द ऑपरेशन ऑफ एनडीपीएस, ठीक है। कहां-कहां पे से प्रोहिबिशन होना चाहिए, किस किस चीज के ऊपर कंट्रोल रहना चाहिए इस एक्ट के थ्रू, और क्या रेगुलेट होना चाहिए इस एक्ट के थ्रू, ये जो सब्सटेंस के बारे में बता रहा है, तो उसके देखते हुए ये सेकंड ऑब्जेक्टिव था। थर्ड ऑब्जेक्टिव, टू प्रोवाइड लाइसेंसिंग सिस्टम by both central and state government to control cultivation, manufacturing, sale, import, export, trafficking, sale, etc. etc. ठीक है। तो जनरली क्या किया गया है, इस एक्ट के बाद एक लाइसेंसिंग सिस्टम बनाया गया है कि आप हर कोई नहीं रख सकता, हर कोई सेल नहीं कर सकता, हर कोई उगा नहीं सकता, ठीक है। तो एक प्रॉपर तरीके से एक्ट बनाया गया है जहां से आपको लाइसेंस मिलेगा, और उस लाइसेंस के बेस पे आप अगर खेती करना चाहते हो तो खेती कर सकते हो, इंपोर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए प्रॉपर लाइसेंस है, एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए प्रॉपर लाइसेंस है, ट्रैफिकिंग दैट मींस इंटर स्टेट, जहां इस स्टेट में बन रहा है उस स्टेट में पहुंचाना है, या इस स्टेट से उस स्टेट से ले जाना था, ये जो ट्रैफिकिंग होता है उसके लिए भी प्रॉपर लाइसेंस होता है। अब कंजम्पशन के लिए भी प्रॉपर लाइसेंस होता है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन और विदाउट प्रॉपर थिंग यू कैन नॉट कंज्यूम दिस थिंग। इसलिए अभी जैसे एनसीबी दैट इज नार्कोटिक कंट्रोल्स ब्यूरो, अभी ये टर्म बहुत सुन रहे होंगे आप, दैट इज एनसीबी। तो एनसीबी अभी जो नॉर्मल फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर एक्ट्रेस को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज ड्यू टू दिस एक्ट, ठीक है, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। तो उसी के बेस पे जनरली एक पर्टिकुलर अमाउंट है, वो पर्टिकुलर अमाउंट या विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अगर आप रखते हो पास में या जनरली आप कंज्यूम करते हो, दैट इज पनिशेबल ऑफेंस, और उसके बेस पे जनरली केस होता है कोर्ट में, और उसके बेस पे आपको प्रॉपर इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों हो सकता है। तो वो ऑफेंसेस और पेनल्टीज क्या है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर ये रिलेटेड लॉ में कोई भी ग्लिच आप करते हो तो वहां पे क्या आपके पेनल्टी हो सकता है। तो जनरली ये था ऑब्जेक्टिव कि पहले कि जो एक
लॉज वगैरह था उसको इंप्रूव करना और एक जगह पे लाना, दैट इज कंसोलिडेटेड एक जनरली डॉक्यूमेंट हो जाएगा जिसके बेस पे आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये कंट्रोल, प्रोहिबिट और रेगुलेट कर सकते हैं कंप्लीट जो सब्सटेंस है उसके बारे में, और उसके बाद एक लाइसेंसिंग सिस्टम बनाना जिसके बेस पे आप नॉर्मल किसी को लाइसेंस दे सकते हो टू मैन्युफैक्चर, कल्टीवेशन, कलेक्शन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सेल, ट्रैफिकिंग एटसेट्रा के लिए। ठीक है, तो ये जनरली जो एक्ट बना था उस एक्ट को जनरली 5 चैप्टर में डिवाइड किया गया। तो दीज आर द चैप्टर्स ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, तो ये जो नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1995, those are classified in this 5 chapter, names as preliminary जहां पे जनरली इंट्रोडक्शन वगैरह लिखा हुआ है। सेकंड चैप्टर ऑथोरिटीज एंड ऑफिसर्स, तो ये अथॉरिटी जनरली नार्कोटिक कमिश्नर होता है, जॉइंट नार्कोटिक कमिश्नर होता है, तो वो अथॉरिटी क्या है और वो उसके अंडर कौन से ऑफिसर है। ठीक है, वो सेकंड चैप्टर में दिया गया है। प्रोहिबिशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन, जनरली क्या लॉज बना गया है, प्रोहिबिशन कैसे करोगे, कंट्रोल कैसे करना है, उसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट कैसे करना है, उसके बारे में डिटेल्स इस चैप्टर्स में दिया गया है। फोर्थ चैप्टर में दिया गया ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। बेस्ड ऑन द थर्ड चैप्टर जो भी प्रोहिबिशन, कंट्रोल और रेगुलेशन ये जो सब्सटेंस के ऊपर लागू किया गया है, अगर उसको कोई वायलेट करता है या नॉर्मल जनरली उसको फॉलो नहीं करता है तो उस कंडीशन में क्या ऑफेंसेस होगा, क्या गुनाह होगा और उसके से क्या पेनल्टी आपको भरना है। ठीक है, हो सकता है ये इम्प्रिजनमेंट, हो सकता है फाइन, तो वो सारी चीजें चैप्टर 4 में दिया गया है। और लास्ट प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर में कि आप किस हिसाब से, अगर आप इंस्पेक्टर हो या कमिश्नर हो या कोई भी हो सकता है जो जनरली ऑथोरिटीज और ऑफिसर के अंदर पड़ता है, तो आप किस तरह से किसी नार्कोटिक्स सब्सटेंस या जनरल नार्कोटिक ड्रग्स या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के इन्वेस्टिगेशन करोगे और इन्वेस्टिगेशन के बेस पे आप किसी चीज को प्रोसिक्यूशन कैसे करोगे लॉफुली या थ्रू द एक्ट, आप कैसे उसको आगे फॉरवर्ड करोगे और उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लोगे, तो वो सारी चीजें चैप्टर 5 में लिखा गया है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, दैट इज अबाउट नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है एनडीपीएस। तो जनरली ये पास हुआ था 1985 में नवंबर महीने में। और ये क्यों पास किया गया था, क्योंकि पहले कुछ जो लॉज पास किया गया था, एक्ट पास किया गया था, जैसे ओपियम है, डेंजरस ड्रग है, ये प्रॉपर तरीके से ये जो सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस का ये जो हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंस या यूफोरिया प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, कंट्रोल इन द ऑपरेशन ऑफ सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो इसके हिसाब से जनरली ये एक्ट पास करवाया गया था। तो इसके बाद हमने पढ़ा कि नार्कोटिक ड्रग्स के अंदर क्या क्या पड़ता है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और साइकोएक्टिव सब्सटेंस क्या है और किस चीज को हम ये बोलते हैं साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। इसके बाद इसके नॉर्मल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट, और इसके बाद हमने जो कंप्लीट ये जो एक्ट है इसको 5 चैप्टर में जो डिवाइड किया गया है, उस चैप्टर के नाम और इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, योर सिलेबस, नेक्स्ट क्लास हमने इस चैप्टर में और भी जो चीजें ऑफेंसेस, पेनल्टीज और इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर ये सारे देखेंगे और इसके बाद ही हम चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम विद मी एंड होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और कुछ भी अगर आपको सुधार लाना है या कंप्लीट आपको कुछ भी लगता है कि गलत है, आप प्लीज कमेंट कीजिए। नहीं तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड थैंक यू अगेन।